लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की आलोचना किए जाने के बाद राज्य में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसमें बुल्ढाना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग करते हुए बुधवार को जगह जगह आंदोलन किए। बुल्ढाना जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त आंदोलन किया। इस आंदोलन को देखते हुए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। भारतातील कष्टकरी मजूर वर्गाचा अपमान करणारं आणि महाराष्ट्र राज्याचा अपमान करणारं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत केलं। या केंद्र सरकारला, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांची काळजी वाटली नाही आणि त्या व्यवस्थेचा अपमान म्हणून आज मागील काही दिवसामध्ये नरेंद्र मोदींनी संसदेत असं सांगितलं की या देशामध्ये काँग्रेस पक्षानं कोरोना फैलवला। वास्तविकता तशी नाही। अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष या ठिकाणी बोलावून विमानं सुरू ठेवून विदेशातून आलेला कोरोना जर त्याच वेळेस विमानं बंद केली असती तर कदाचित भारतात कोरोना पसरला नसता। जेव्हा रिस्ट्रिक्शन द्यायला पाहिजे होते, करायला पाहिजे होते, कोरोनाचा प्रोटोकॉल जेव्हा पाळायला पाहिजे होता, तेव्हा मोदींनी नमस्ते ट्रम्प्स म्हणून जे एक फार मोठं तांडून केलं आणि ज्या परिस्थितीमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला त्यावेळेला जिथं प्रत्येकाला साथ द्यायला पाहिजे होती, देशातल्या मजुरांना साथ द्यायला पाहिजे होती, त्यांना कुठेतरी सुविधा द्यायला पाहिजे होत्या, त्यावेळेला त्यांनी त्या सुविधा न देता तिथे फक्त आणि फक्त राजकारण केलं आणि ह्या देशामध्ये जो कोरोनाचा उद्रेक झाला तो फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून, नरेंद्र मोदींच्या त्या चुकीच्या निर्णयामुळे आणि धोरणामुळे झालेला होता आणि महाराष्ट्र सरकारला दोषी ठरण्याचं एक फक्त आणि फक्त मोदींचं हे षडयंत्र आहे। याचा आम्ही या ठिकाणी आज जाहीर निषेध करतो। लोकसभा में और राज्यसभा में भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है। खरे कोरोना हॉस्पिटल नरेंद्र मोदी है। जो नमस्ते ट्रंप उन्होंने कार्यक्रम लिया था, वहाँ से भारत देश में कोरोना की शुरुआत हुई और आज खुद के ऊपर कुछ बोलने के लिए विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में ज़मीन उनके पैर के नीचे निकल चुकी है। पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसे बेछूट आरोप कर रहे। यहाँ पर आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र की जनता की माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी मांग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से यहाँ करती है। बुधवार को कांग्रेस ने खुले नाट्यगृह चौक पर आंदोलन किया, जबकि भाजपा ने पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े के नेतृत्व में खुले नाट्यगृह चौक आंदोलन किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के साथ प्रधानमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकारचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारा मोदी सरकारचा अरे शर्म करो, शर्म करो। इधर भाजपा के नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरे। इस दौरान भाजपा ने भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी जे वक्तव्य केलं ते अतिशय खरं आहे। काँग्रेसमुळे आज ही परिस्थिती या देशावर निर्माण झाली होती। गेल्या 7 वर्षापासून मोदीजीने सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू समजून हा जो या देशाचा सर्व ठिकाणी विकास सुरू आहे, सर्व क्षेत्रामध्ये काम सुरू आहे, त्यामुळे मोदीजी जे बोलले ते खरं आहे आणि त्याचा त्यांना राग आला। काँग्रेसवाल्यांना ते आमचा निषेध करण्यासाठी इथं आले। माझी त्यांना विनंती आहे की तुम्ही जे तुमचं काम नाही ते करू नका। तुम्ही तिथून टीव्हीवर बोलणं वेगळा भाग आहे,
प्रत्यक्षात तुमच्यावर काही लोक नाही आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला माहीत झालं तर सगळे कार्यकर्ते कार्यालयामध्ये जमा झाले. त्यांनी आमच्याशी जर कार्यालयावर येण्याचा प्रयत्न केला तर ठोसात ठोसा आम्ही त्याचं उत्तर देऊ. दोनों पार्टियों के आंदोलन को देखते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने स्थान पर कड़ी सुरक्षा कर दी है. इसीलिए पुलिस ने दोनों पक्षों को नजदीक नहीं आने दिया. नगर कोतवाली पुलिस के साथ ही पुलिस मुख्यालय पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था. जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है. बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 घुसपैठियों को मार गिराया और उनके पास से 180 करोड़ रुपए के 36 किलोग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं. खास बात तो ये है कि बीएसएफ के कारनामे को अंजाम देने वाले जवानों में एक खामगांव के देशभक्त सपूत नीरज पांडे भी शामिल है. नीरज पांडे के इस कारनामे से सभी को गर्व है. अंधेरे और कोहरे की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी के बड़े प्रयास को विफल करते हुए बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है. भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के बैनगलाट क्षेत्र में बीएसएफ ने जीरो लाइन के पास घुसपैठियों को शनिवार की रात ढेर कर 36 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए. जब्त की गई हेरोइन की कीमत 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है. सांबा सेक्टर में पहली बार एक साथ 3 घुसपैठी मारे गए हैं. तस्कर अपने साथ प्लास्टिक का पाइप लेकर आए थे जिससे तस्करी का सामान तारबंद के इस तरफ पहुंचाने की कोशिश करने लगे. उन्हें जवानों ने पहले ललकारा और फिर मौके पर ही ढेर कर दिया. खास बात तो यह है कि कारनामे को करने वाले जाबाज जवानों में खामगांव के वीर सपूत नीरज पांडे भी शामिल है. नीरज खामगांव के जोशी नगर के रहने वाले हैं और पिछले 9 साल से अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए बीएसएफ में कार्यरत है. नीरज पांडे की इस कारनामे से सभी को गर्व है. अकोला जिले के बालापुर तहसील के वाड़े गांव में एक युवक ने आपसी विवाद में अपनी सास को कुएं में धक्का देकर मार डाला. इस घटना के बाद से आरोपी फरार है. अकोला जिले के बालापुर पुलिस थाना अंतर्गत वाड़े गांव में एक किसान के खेत में काम करने वाले विलास इंगले ने अपनी सास की ही हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी विलास का उसकी सास से किसी बात पर वाद विवाद हुआ. उसके बाद वो गुस्से में आकर पास के ही खेत में धक्का देकर अपनी सास को मार डाला, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया. जबकि ये पूरा घटनाक्रम उसके 3 साल के बेटे ने भी देखा था, जिससे वो काफी घबरा गया था. बाद में इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखी गई, जिसके बाद कुएं से शव बरामद किया गया. फिलहाल पुलिस फरार विलास इंगले की तलाश कर रही है. अंदर सांगितलं अकोला मनपा में विपक्ष के नेता साजिद खान पठान को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. साजिद खान पठान पर सरकारी अधिकारियों को प्रताड़ित करने का आरोप है. अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है. राज्य सरकार ने एक प्रभाग में 3 सदस्यों की संख्या के तहत प्रभाग संरचना योजना तैयार करने का निर्देश दिया था. 1 फरवरी को अकोला नगर निगम ने प्रभाग बनाने की घोषणा की. घोषणा के बाद विपक्ष के नेता साजिद खान पठान ने प्रभागों की सीमाओं और आबादी के मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई. ऐसा ही मामला पेश करते हुए साजिद खान ने सहायक नगर रचनाकार संदीप गावंडे, उत्तर जोन के क्षेत्रीय अधिकारी विठल देवकते को अपने ऑफिस बुलाया था. फिर पठान पर अधिकारियों के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगा. इस घटना के विरोध में निगम के कर्मचारी संघों ने एकजुट होकर लेखन बंद करने का आंदोलन शुरू किया. कर्मचारियों पर इस तरह से दबाव में कमिश्नर ने कार्रवाई का निर्देश दिया. इसी के तहत नगर निगम आयुक्त ने कर्मचारियों के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने साजिद पठान को स्वराज्य भवन से गिरफ्तार किया है. अकोला में मुंडगांवकर ज्वेलर्स के खिलाफ अब तक
250 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। अकोला वित्त अपराध शाखा इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। मुनगांवकर ज्वेलर्स के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में अमोल विजय पिंजरकर, उदय विजय पिंजरकर, विजय ओंकार पिंजरकर, सविता अमोल पिंजरकर, किरण उदय पिंजरकर को आरोपी बनाया गया है। दरअसल मुनगांवकर ज्वेलर्स ने नगद और सोने पर आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करके करोड़ों रुपए निवेश करने का लालच दिया था। इसके बाद आरोपी अपना प्रतिष्ठान बंद करके फरार हो गया। मामले के कुछ आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है और मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। बाकी आरोपी फरार हैं। अब तक कुल 243 निवेशकों को 10 करोड़ 27,76,724 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायतें मिली है। मुनगांवकर ज्वेलर्सच्या अनुषंगाने कोतवाली पोलीस स्टेशन या ठिकाणी अपहाराचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याच्यामध्ये जो तपास आहे तो पुढचा तपास EOW मार्फत करण्यात येत आहे। आरोपींना अटक करण्यासाठी 2 टीम गठीत करण्यात आलेल्या आहेत। तसेच आत्तापर्यंत जवळजवळ 250पेक्षाही जास्त लोकांच्या तक्रारी त्या बाबतीत प्राप्त झालेल्या आहेत। एकूण तक्रारींच्या बाबतीमध्ये सदर फसवणुकीची जी किंमत आहे ती साधारणतः 8 कोटीच्या घरामध्ये गेलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये तपास हा EOW मार्फत स्पेशल ब्रांच मार्फत करण्यात येत आहे। ह्याच्यातले जे आरोपी आहेत त्यांचे बँक अकाउंट गोठवणे, त्यांच्या संपत्तीबाबतची माहिती घेणे याबाबतचा तपास EOW मार्फत सुरू आहे। महाराष्ट्र सरकार ने किराना स्टोर, सुपरमार्केट और मॉल में वाइन बेचने का फैसला किया है, तो वही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट अकोला की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक निवेदन भेजा गया और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। हालांकि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील विचारधारा वाला राज्य है, फिर भी किराना, सुपरमार्केट और मॉल से शराब बेचने का निर्णय समाज मन पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। इसीलिए उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से को निवेदन दिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय से नई पीढ़ी और आम जनता शराब के आदी हो जाएंगे, इसीलिए ये निर्णय बहुत ही गलत है। अकोला जिलाध्यक्ष रामदास बोंडे ने चेतावनी दी है कि सरकार को इस निर्णय को तुरंत रद्द करना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट अकोला जिले की ओर से विभिन्न आंदोलन शुरू किया जाएगा। माननीय अण्णासाहेब हजारे यांच्या आदेशानुसार शासनाचा निषेध म्हणून वाईन संदर्भात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेलं आहे। वाईन हे कुठल्याही किराणा दुकानं आणि याच्यामध्ये ठेवू नये त्या संदर्भात आम्ही निषेध केलेला आहे आणि त्याचा निषेध म्हणून आम्ही राज्यभर आंदोलन करणार आहोत। पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने जिला प्रशासन को अकोला जिले में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर विकलांगों के कल्याण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। पालक मंत्री ने जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिव्यांग शिशु के जन्म को रोकना, शिशु के निशक्तता को कम करना और दिव्यांगों के पुनर्वास और स्वयं रोजगार उपलब्ध करने के लिए आवश्यक सभी उपाय योजना कर 8 दिन के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पालक मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को अस्थि व्यंग और नेत्र व्यंगों को प्रमाण पत्र के तत्काल वितरण के लिए तहसीलवार शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया है। पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिले के हर तहसील में वाबड़ेवाड़ी स्कूल पैटर्न के अनुसार एक स्कूल के विकास, आदिवासी विकास विभाग द्वारा लागू की जा रही योजनाओं, खेल सुविधाओं के विकास आदि जैसे विकास कार्यों की समीक्षा की। काढून ठेवा आहे आणि मला स्क्रीनवर दाखवा। मी इथं पुढच्या वेळेला येतो ना तर 9 नंतर फक्त आपण 10-15 जण बसू। स्क्रीनवर काय आहे तुम्ही पहिले ते नंतर तयार करा, ऍक्शन प्लॅन तयार करून द्या। बेसिक ऍक्शन प्लॅन या ब्लाइंड मुलांना आपल्याला मेन स्ट्रीमिंगला आणायला सोपं पडेल, कारण ब्लाइंड लोकांना शिकायला एवढा प्रॉब्लेम येत नाही लहानपणापासून। आता तारीख निश्चित करा ना, पदवीधर अपंगाच्या जॉबची तारीख निश्चित करा ना। रिहॅबिलिटेशनवर या लोकांचा भर जास्त आहे। नाही आपला MIDC कामगार अधिकारी आले का? आले। कुठे आहे कामगार आहेत?
अकोला में अचानक हिरन आने से 70 वर्षीय वृद्ध हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार को नांदुरा से जलगांव जामोद मार्ग पर हुई। मृतक 70 वर्षीय अंबादास नुराजी तायड़े अपनी मोटरसाइकिल से नांदुरा से जलगांव जामोद मार्ग से गुजर रहे थे। इसी बीच वाहन के सामने अचानक एक हिरन आने से मृतक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और इस हादसे का शिकार हो गया। हादसे में उसके सिर में चोट लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर जायसवाल ने उनकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। खामगांव में उस समय खलबली मच गई जब एक चाय की टपरी में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुआ है। घटना बुधवार सुबह खामगांव के गांधी चौक पर उस समय हुई जब शिव चाय टपरी में एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगते ही टपरी से सिलेंडर निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। खामगांव शहर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सौभाग्य से घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अरे कॉक जल गया उसका। एम्बुलेंस ट्रैफिक से गुजर रही है तो हर कोई उसके लिए रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि ये एम्बुलेंस किसी की जान बचाने के लिए तेजी से जाती है। कोरोना की दूसरी लहर में एम्बुलेंस की भूमिका अहम रही है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद एम्बुलेंस के पहिए शांत हो गए हैं। कोरोना की पहली लहर से लेकर तीसरी लहर तक अकोला जिले में एम्बुलेंस ने अहम भूमिका निभाई है। बेशक अब कोरोना की तीसरी लहर शांत होने से सभी एम्बुलेंस के पहिए शांत हो चुके हैं। अकोला जिले में कुल 66 सरकारी एम्बुलेंस सड़क पर हैं। इनमें से 102 की 50 और 108 की 16 सरकारी एम्बुलेंस जिले में हैं। ये 66 एम्बुलेंस सेवा में लगातार काम कर रही हैं। प्रत्येक निजी अस्पताल की अपनी एम्बुलेंस होती है। इन एम्बुलेंस की संख्या भी काफी है। इसमें राजनीतिक दलों की एम्बुलेंस भी शामिल है। इनमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारत बहुजन महासंघ की एम्बुलेंस भी एम्बुलेंस सेवा मुहैया करा रही है। कोरोना की पीक सीजन में ड्यूटी पर रही सरकारी और निजी एम्बुलेंस ने अब तीसरी लहर के चलते आराम में है। मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, जिया खान। पहले लास्ट से लेके तो अभी तक के कोरोना जो पेशेंट निकलते थे, डेड बॉडी निकलते थे, वो उसमें अभी तक के दूसरे फेरी में बहुत गाड़ियाँ वालों को फुर्सत नहीं मिलती थी, एम्बुलेंस वालों को। और अभी जैसा कुछ भी नहीं है कोरोना में। अभी सब गाड़ी वाले सब बैठे हुए हैं, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। अकोला ज़िले में, पूरे अकोला ज़िले के अंदर 35 एम्बुलेंस है। हम रात दिन चलते थे, हमको फुर्सत नहीं मिलती थी। कोरोना के दूसरे लहर में हमको रात दिन चलते थे एम्बुलेंस वाले, हमको फुर्सत नहीं मिलती थी। शांति है। और अभी कुछ भी ज़्यादा सब गाड़ा वाले बैठे हुए एम्बुलेंस वाले, अभी ज़्यादा कोई ये नहीं है। हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर जैसे गौरवशाली क्षेत्रों के सेब अब अकोला के पातुर तहसील के देउलगांव के खेतों में उगाए जाते हैं। देउलगांव के एक किसान ने साहसिक प्रयोग करके खेत में सेब लगाए हैं और अब ये पौधे 1 साल के हो गए हैं। राज्य के सोलापुर, सांगली और अहमदनगर में कुछ किसानों ने सेब लगाए हैं। देउलगांव के किसान संतोष वानखेड़े ने 20 गुंठा क्षेत्र में 550 सेब के पौधे लगाए हैं। अकोला जिले जैसे गर्म मौसम में ये एक साहसिक प्रयोग है। वानखेड़े 22 जनवरी 2021 को खेत में पौधे लेकर आए हैं। वर्तमान में पौधे अच्छी स्थिति में हैं और 6 से 8 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गए हैं। कुछ पौधों में फूल भी होते हैं। हालांकि उन्होंने छटाई शुरू कर दी है, क्योंकि सेब के पहले सीजन को रोपाई पूरी तरह से उगाए जाने के बाद यानी 3 साल बाद लिया जाना है।
और इसके लिए वानखेड़े ने पूरी जैविक पद्धति का इस्तेमाल किया है, तो मिट्टी की बनावट बनी रही है और विष मुक्त खेती की जाती है। संतोष वानखेड़े ने पारंपरिक खेती को तोड़कर अकोला में सेब की खेती शुरू की। किसान को विश्वास है कि वो इस खेती से पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। हो जगू शकते, कारण की याचा एकमेव असा पुरावा आहे की राजस्थानमध्ये जैसलमेरचं 51 पर्यंत टेम्परेचर जाते, तिथे ह्या व्हेरायट्या 300, 350, 350 ग्रामचं फळ देऊन राहिल्या आणि 4 वर्ष या झाडाला जवळपास 20 ते 25 किलो माल निघून राहिला। आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एक कास्तकार आहेत दादासाहेब कोलते म्हणून, त्यांची बी 1,500-2 हजार झाडं आहेत आणि त्यांच्याही झाडाला जवळपास 20-15-20 किलोपर्यंत माल गेलेला आहे आणि काही त्यांचं मार्गदर्शन नाही तर हे एक वर्ष झालेलं आहे आणि एकाच वर्षात हे व्हेरायट्या म्हणजे फळ देणाऱ्या व्हेरायट्या आहेत। तर याच्यात काही शंका नाही एकापैकी, पण ते माझं जे आहे तर मी फळं यावर्षी या कारणास्तव नाही घेतली की मी हे अल्ट्रा हायड्रेनशी करणार आहे आणि अल्ट्रा हायड्रेनशी म्हटल्यानंतर आपलं कॉलम सिस्टीम झाड बनवावं लागते, तर त्याच्यामध्ये 15 फुटाची ग्रोथ पहिले करणं हा महत्त्वाचा भाग आहे आणि तो स्टम मेन तयार करणं, कारण की याले फणससारखे झाडालाच फळं लागतात, खोळाला मेन बिमे तयार होतात आणि त्या बिम्याला प्रत्येक ठिकाणी 5, 6, 4 फुलाचा गुच्छा आहे, ते आपण तिथं माल घेऊ शकतो। गर्म अकोला जिले में वानखेड़े सेब जैसी एक नवीन फसल की खेती करते हैं जो सभी के लिए रुचिकर है। कृषि विभाग समय समय पर उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इस बीच वानखेड़े का चयन किसान अनुसंधान बैंक के लिए किया गया है। वानखेड़े ने जैसे ही गर्म तापमान में सेब लगाए हैं, कृषि विभाग ने विश्वास जताया है कि भविष्य में उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी। उन्होंने अन्य किसानों से भी इससे प्रेरणा लेने की। आमचे मौजे देऊळगाव येथील वानखेडे जे शेतकरी आहेत त्यांनी ॲपल म्हणजे सफरचंद या पिकाचं नाविन्यपूर्ण जे पीक ह्या अकोला जिल्ह्यात प्रथमच घेतलेला आहे। तर त्यांचा पूर्णपणे प्रयोग हा जैविकच्या उत्पादन ते घरीच बनवून तीच जैविकची जे हे आहेत प्रॉडक्ट आहेत ते इथं यूज करतायत। तसेच आमच्या क्षेत्रीय स्टाफ त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करत आहे आणि त्यांचं आम्ही फार्मर रिसोर्स बँक आत्मांतर्गत त्यांची आम्ही निवड केलेली आहे आणि यांच्या ज्या नवीन प्रयोगाचं जे हे केलेलं आहे त्यांनी फळबाग जे घेतलेले आहे सफरचंदाची, तर ह्यांचा नक्कीच जिल्ह्यातील इतरही शेतकरी यांचं मार्गदर्शन घेऊन अधिक शेतकरी सफरचंदाकडे वळतील आणि यांनी ज्या व्हरायट्या घेतलेल्या आहेत ह्या आपल्या क्लायमेटला सुटेबल अशा व्हरायट्या घेतल्या असल्यामुळं त्याचं उत्पादनही चांगलं येणार आहे। त्यांना 3 वर्षानंतर त्यांची जे प्लांटेशन आहे 550 जे प्लांटेशन आहे त्यापासून त्यांना जवळजवळ 11 टन उत्पादन येणं अपेक्षित आहे। अकोला में बुधवार को कोरोना के 49 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 452 पर पहुंच गई है। जनवरी के पहले दिन से ही कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या अकोला कर की चिंता बढ़ा रही है। बुधवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज को कुल 49 पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। साथ ही दिन भर में 119 लोगों को होम आइसोलेशन से छुट्टी दी गई है। इस बीच आज 2 मौतों की सूचना मिली। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगाएं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।